हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंस्पायर्ड मैकेनिकल। इस वीडियो में हम थर्मल स्ट्रेसेस के बारे में पढ़ेंगे। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का थर्ड टॉपिक है हमारी। देखिए, किसी भी क्रॉस सेक्शन के ऊपर, किसी कंपोनेंट के क्रॉस सेक्शन के ऊपर जो स्ट्रेस जनरेट होती है वो दो तरीके की स्ट्रेस रहती हैं। एक रहती है मैकेनिकल स्ट्रेस, दूसरी रहती है थर्मल स्ट्रेस। लेकिन थर्मल स्ट्रेस तभी आएगी जब टेम्परेचर का वेरिएशन होगा। यानी एक बॉडी का टेम्परेचर अभी अगर 20 या 30 डिग्री सेल्सियस है, अगर हम कुछ समय बाद उसका टेम्परेचर 50 या 60 डिग्री सेल्सियस कर देंगे तो टेम्परेचर वेरिएशन आएगा ही। तो दो स्ट्रेसेस देखने को मिलती हैं। पहले स्ट्रेस मिलेगी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंपोनेंट पे, वो किसकी वजह से रहेगी? लोड की वजह से, जो लोड आप अप्लाई कर रहे हैं किसी बॉडी के ऊपर। दूसरा जो रहेगा वो टेम्परेचर वेरिएशंस की वजह से रहेगा। इसमें कुछ केसेस हैं। तो फर्स्ट केस है हमारा फ्री एक्सपेंशन का। देखिए, फ्री एक्सपेंशन केस में क्या थर्मल स्ट्रेसेस देखने को मिलती हैं। मान लीजिए ये रेक्टेंगुलर बार है आपके पास एक, जिसकी इनिशियल लेंथ LO, इनिशियल ब्रेड्थ BO और इनिशियल थिकनेस TO या फिर T नोट कह सकते हैं, L नोट और B नोट भी। ठीक है, ये मेरा कंपोनेंट था रेक्टेंगुलर। हमने क्या किया, इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया T डिग्री सेल्सियस। ठीक है, स्मॉल टेम्परेचर वेरिएशन है, डेल्टा T की फॉर्म में इसको दिखाते हैं हम। और कितना है ये? T डिग्री सेल्सियस। देखिए, जैसे टेम्परेचर हमने बढ़ाया तो क्या देखने को मिला, लेंथ इसकी इंक्रीज होगी। फाइनल लेंथ कितनी होगी? L1। फाइनल ब्रेड्थ कितनी होगी? B1। फाइनल थिकनेस कितनी होगी? TF। तो ये इसकी फाइनल डायमेंशन होगी जो रेड कलर डॉटेड में आपको दिखाई दे रही है। तो देखिए, फ्री एक्सपेंशन का केस कैसा होता है, किसी भी साइड को हम क्या करते हैं, रेस्ट्रिक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, कोई भी साइड के ऊपर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाते, इसको फ्रीली एक्सपेंड होने के लिए छोड़ देते हैं, तो हर एक साइड बढ़ती है। तो ऐसे केस के अंदर थर्मल स्ट्रेसेस हमने ये देखा कि जीरो पाई जाती है, थर्मल स्ट्रेस जीरो पाई जाती है। ये पूरे डेरिवेशन का क्रक्स है। लेकिन हम बारी बारी से स्टडी करते हैं थर्मल डिफॉर्मेशन आती कैसे कैसे है। एक्स डायरेक्शन में, यानी लेंथ वाली डायरेक्शन में कितनी मिलती है? अल्फा TL। अल्फा यहाँ पे क्या है? थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट। और कैपिटल T क्या है? आपका टेम्परेचर जितना आपने बढ़ाया है। स्मॉल l या कैपिटल L कहें तो वो तो लेंथ है ही। और y डायरेक्शन में कितनी हुई? अल्फा TB, ये वाली y डायरेक्शन में है अल्फा TB। अल्फा आपका डिपेंड करेगा मटेरियल के ऊपर, T तो टेम्परेचर है ही, और ये डायमेंशन हो जाएंगी बारी बारी से अल्फा, कैपिटल T और स्मॉल t। इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है बेटा। अल्फा है आपका थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट, ये टेम्परेचर वाला कैपिटल T है, और स्मॉल t जो है आपकी थिकनेस है। अगर आपको कन्फ्यूजन होती है तो आप इसको D ले लीजिए, डेप्थ। ठीक है ना, तो गलती नहीं होएगी। तो ये देखने को मिला कि थर्मल डिफॉर्मेशन जो हो रही है एक्स डायरेक्शन में सबसे ज्यादा है, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में जो लेंथ है, लंबाई इस रेक्टेंगुलर बार की, वो सबसे ज्यादा है। इस डायग्राम के अंदर देखें तो थर्मल डिफॉर्मेशन एक्स डायरेक्शन इज ग्रेटर देन वाई एंड वाई इज ग्रेटर देन जेड। तो लंबाई चौड़ाई से ज्यादा है, चौड़ाई मोटाई से ज्यादा है, इसलिए ये ऐसे देखने को मिला। तो देखिए, एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने को मिला कि थर्मल डिफॉर्मेशन इन एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन डिपेंड्स ऑन डायमेंशन इन दैट डायरेक्शन ओनली। यानी अगर आपको किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, एक्स में, वाई में या जेड डायरेक्शन में थर्मल डिफॉर्मेशन को कैलकुलेट करना है तो क्या करना पड़ेगा, सिर्फ उसी दिशा में आप क्या कीजिए, डायमेंशन को देखिए। अगर आप लंबाई की दिशा में, या ये कहें कि एक्स दिशा में देखना चाहते हैं, एक्स डायरेक्शन में देखना चाहते हैं थर्मल डिफॉर्मेशन, तो सिर्फ आप लंबाई पे निर्भर रहेंगे। मोटाई और चौड़ाई कितनी है उसकी, उससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, सिर्फ लंबाई पे ही निर्भर करेगी ये। ठीक है, क्योंकि देखिए, एक्स डायरेक्शन में किस पे डिपेंड कर रही है? लंबाई पे। वाई डायरेक्शन में किस में? B पे। जेड डायरेक्शन में थिकनेस पे। तो सिर्फ जिस डायरेक्शन में देख रहे हैं उसी डायरेक्शन में आपको डायमेंशन पे देखना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसी टॉपिक का है थोड़ा सा अगला पार्ट, वो क्या है देखिए, अब है थर्मल स्ट्रेन। ठीक है, थर्मल स्ट्रेन है किस दिशा में? एक्स डायरेक्शन में। तो ये क्या रहेगी? एक्स डायरेक्शन में क्या है मेरी? लेंथ है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। अभी अभी आपने निकाली थी थर्मल डिफॉर्मेशन, कितनी आई थी लंबाई की दिशा में? डेल्टा थर्मल एक्स अल्फा TL आई थी। अल्फा TL अपॉन L, L से L कट जाएगा, तो फाइनल जो थर्मल स्ट्रेन आएगी वो आएगी अल्फा T। ठीक है, तो इन फ्री एक्सपेंशन केस थर्मल स्ट्रेन यानी सभी दिशाओं में, एक्स हो, वाई हो या जेड हो, सभी दिशाओं में थर्मल स्ट्रेन कैसी आएगी? प्लस माइनस अल्फा T। प्लस कब साइन यूज करेंगे आप? जब आपको टेंसाइल मिलेगी। माइनस साइन कब यूज करेंगे? जब आपको कंप्रेसिव थर्मल स्ट्रेन मिलेगी। तो देखिए, अगला ही बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थर्मल स्ट्रेन इन 3 म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शंस आर इक्वल एंड लाइक इन नेचर। यानी ये थर्मल स्ट्रेन
एक्स वाई जेड ये सभी एक्सिस क्या होते हैं मेरे, परपेंडिकुलर रहते हैं। तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में थर्मल स्ट्रेंथ कैसी रहेगी, इक्वल एंड लाइक। इक्वल का मतलब होता है कि मैग्नीट्यूड बराबर रहेगा, और लाइक का मतलब नेचर बराबर रहेगा, यानी कंप्रेसिव रहेंगी या तीनों टेंसाइल रहेंगी, और मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। ये देखिए सभी दिशाओं में क्या है, प्लस अल्फा टी प्लस अल्फा टी प्लस अल्फा टी या माइनस 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 अल्फा टी। ठीक है, ये मतलब होता है इक्वल एंड लाइक का। अब आगे बढ़ते हैं, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज थर्मल स्ट्रेन इज टेंसाइल इन नेचर। अभी बताया था मैंने, जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो थर्मल स्ट्रेन क्या देखने को मिलेगी, प्लस अल्फा टी, और जब टेम्परेचर आप कम करेंगे तो क्या रहेगा, माइनस अल्फा टी। ठीक है, अब देखिए, अब थर्मल स्ट्रेस की बात करते हैं, क्योंकि डेरिवेशन मेरा थर्मल स्ट्रेस के बारे में ही है। तो थर्मल स्ट्रेस चाहे एक्स डायरेक्शन हो, चाहे वाई डायरेक्शन हो, चाहे जेड डायरेक्शन हो, सभी दिशाओं में थर्मल स्ट्रेस कितनी रहेगी, जीरो। लेकिन कौन से केस में, फ्री एक्सपेंशन के केस में, क्योंकि आपने किसी भी साइड को रेस्ट्रिक्ट नहीं किया है। तो आपका टेम्परेचर बढ़ाने से लोड तो लग रहा है थोड़ा सा, लेकिन क्या है, रेस्ट्रिक्ट करने के लिए कोई रिएक्शन नहीं एक्ट कर रही। तो एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में कोई भी रिएक्शन फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है। तो स्ट्रेस क्या होती है, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स ही होता है। जब कोई फोर्स है ही नहीं रेजिस्ट करने के लिए, तो थर्मल स्ट्रेस क्या हो जाएगी मेरी, जीरो हो जाएगी। सिमिलरली देखिए, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या रहती है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होती है चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे चेंज होएगा, एक्स डायरेक्शन में भी, वाई में भी, जेड में भी, यानी लंबाई भी, मोटाई भी और ऊंचाई भी, चौड़ाई भी। तो सभी दिशाओं में क्या देखने को मिला, 3 टाइम्स ऑफ थर्मल स्ट्रेन। और थर्मल स्ट्रेन की वैल्यू सभी दिशाओं में बराबर ही होती है, हमने पढ़ा था। वो कितनी होती है, या प्लस का अल्फा टी रहेगी या माइनस का अल्फा टी। तो 3 टाइम्स है, क्योंकि ये जुड़ जाएंगे, तो 3 टाइम्स प्लस माइनस अल्फा टी। ठीक है, तो अल्फा क्या है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट। इसकी वैल्यू सब मटेरियल के लिए अलग होती है, कॉपर, स्टील, एल्यूमिनियम, सब के लिए क्या क्या रहेगी, अलग अलग रहेगी। ठीक है, जिस थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट का आपको कैलकुलेट करना है, उसी मटेरियल की आप वैल्यू ले लीजिए। अब देखिए, सेकंड केस है कंप्लीटली रेस्ट्रिक्टेड एक्सपेंशन, कंप्लीटली रेस्ट्रिक्टेड एक्सपेंशन इन वन डायरेक्शन। सिर्फ एक ही डायरेक्शन में देखना है, क्योंकि हमने एक ही डायरेक्शन में रेस्ट्रिक्ट किया है। यानी अगर ये एक्स डायरेक्शन है, ये एक्स डायरेक्शन है बेटा, इसी डायरेक्शन में हमने इधर से भी रोक दिया और इधर से भी अपने कंपोनेंट को रोक दिया है, रेस्ट्रिक्शन अप्लाई कर दी है। बाकी दिशाओं में ये डिफॉर्म हो सकता है, बाकी इसमें नहीं होएगा एक्स डायरेक्शन में। तो डायमीटर है इसका स्मॉल डी, टी डिग्री सेल्सियस हमने इसका टेम्परेचर बढ़ाया, थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट की वैल्यू है अल्फा, और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है कैपिटल ई। देखिए, तो टोटल डिफॉर्मेशन जो है वो क्या है, थर्मल डिफॉर्मेशन प्लस एक्सियल डिफॉर्मेशन, और दोनों ही डिफॉर्मेशन का सम क्या रहेगा, जीरो। क्यों जीरो रहेगा, इधर से भी आपने रोक दिया और इधर से भी रोक दिया, तो डिफॉर्म नहीं हो पाएगी। दोनों का जो जोड़ रहेगा वो जीरो के बराबर रहेगा। यानी अगर एक पॉजिटिव है, एक का मैग्नीट्यूड जितना रहेगा, दूसरे का उसके अपोजिट होके टोटल सम कितना आएगा, जीरो आएगा। यानी थर्मल डिफॉर्मेशन और एक्सियल डिफॉर्मेशन का जो सम है वो कितना आएगा, जीरो। तो देखिए टोटल कैसे आएगा, थर्मल डिफॉर्मेशन तो आपका आएगा अल्फा टी एल। ठीक है, अल्फा टी एल, और ये एक्सियल डिफॉर्मेशन तो हम बार का कैलकुलेट करते ही आए हैं। ये है बेटा इसकी लंबाई, ये लेंथ है इसकी। ठीक है, तो अल्फा टी एल और पी एल अपॉन ए ई दोनों ही। अब देखिए थर्मल स्ट्रेस की वैल्यू देखते हैं। थर्मल स्ट्रेस की वैल्यू क्या होती है मेरी, रिएक्शन फोर्स यानी लोड अपॉन एरिया, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स। इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स कौन सा रहेगा, इधर एक्ट करेगी एक रिएक्शन, इधर, क्योंकि आपने इधर रेस्ट्रिक्ट कर दिया है तो एक रिएक्शन फोर्स आएगा। उस रिएक्शन फोर्स की वैल्यू जब हम कैलकुलेट करते हैं तो कितनी मिलती है, माइनस अल्फा टी ई ए से ए कट जाएगा, तो थर्मल स्ट्रेस की वैल्यू आ जाएगी माइनस अल्फा टी ई। ठीक है, या यूं कहें अल्फा टी ई कंप्रेसिव, नेगेटिव साइन यूज नहीं करेंगे तो आप ऐसे लिखेंगे अल्फा टी ई कंप्रेसिव। ठीक है, तो हुक्स लॉ की बदौलत हम क्या करेंगे, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की वैल्यू निकालेंगे, स्ट्रेस अपॉन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। स्ट्रेस की वैल्यू अभी भी निकाली ही है आपने, माइनस अल्फा टी ई। ठीक है, ई से ई कट जाएगा, माइनस अल्फा टी, यानी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की वैल्यू निकाल ली आपने अल्फा टी कंप्रेसिव, और थर्मल स्ट्रेस की वैल्यू निकाल ली अल्फा टी ई कंप्रेसिव। सिर्फ ई का फर्क है। ठीक है, लेकिन थर्मल स्ट्रेन क्या रहेगी, थर्मल स्ट्रेन रहती है बेटा इसका अपोजिट। थर्मल स्ट्रेन हमेशा ही लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का क्या रहती है, अपोजिट रहती है। यानी अगर ये कंप्रेसिव है तो ये टेंसाइल रहेगी, बस इतना ही रहेगा, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा इनका। अब देखिए थर्मल स्ट्रेन की वैल्यू क्या रहेगी, थर्मल स्ट्रेन की वैल्यू रहेगी बेटा प्लस
माइनस अल्फा टी। अब ये भी निकाली है अल्फा टी कब रहेगी, माइनस अल्फा टी कब रहेगी, ये देखते हैं। अगर तो हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं बॉडी का, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो हमें मिलेगी थर्मल स्ट्रेन प्लस अल्फा टी, यानी यूं कहें टेंसाइल मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी। अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो हमें माइनस अल्फा टी थर्मल स्ट्रेन मिलेगी। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन और थर्मल स्ट्रेन क्या रहती हैं, एक दूसरे की अपोजिट रहती हैं। अगर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन मेरी टेंसाइल है तो थर्मल स्ट्रेन कंप्रेसिव मिलेगी, और अगर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कंप्रेसिव है तो थर्मल स्ट्रेन टेंसाइल मिलेगी। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब देखते हैं थर्मल स्ट्रेस की वैल्यू। थर्मल स्ट्रेस की वैल्यू देखते हैं इस केस के अंदर क्या मिलेगी हमें, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के बराबर मिलती है। किसके बराबर मिलती है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के बराबर मिलती है, और वो वैल्यू कितनी आई थी हमारी, माइनस प्लस अल्फा टी ई, ये वाली वैल्यू। ठीक है, थर्मल स्ट्रेस की वैल्यू इसके अपोजिट रहती है, यानी जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो ये क्या मिलेगी हमें, टेंसाइल, और जब हम टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो कैसी मिलेगी हमें, ये कंप्रेसिव मिलेगी। ठीक है, तो थर्मल स्ट्रेस बेसिकली ये कहें तो थर्मल स्ट्रेस किस किस का फंक्शन होगी, अल्फा, ई और टी, यानी थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट का फंक्शन रहेगी थर्मल स्ट्रेस। ठीक है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का फंक्शन रहेगी, और कैपिटल टी का फंक्शन रहेगी, यानी टेम्परेचर का फंक्शन रहेगी। ये किसी भी तरीके से ध्यान दीजिएगा बेटा, थर्मल स्ट्रेस किसी भी सूरत में डायमेंशन के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, बार के ऊपर। यानी चाहे आप एल लेंथ की बार लें या 2L लेंथ या 3L लेंथ की बार लें, उसकी डायमेंशन पे किसी भी तरीके से थर्मल स्ट्रेस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि मेरे पास एक बार है जिसकी लेंथ L है, उसके हमने दोनों एंड रेस्ट्रिक्ट कर दिए हैं, यानी यूं कहें एक डायरेक्शन में हमने रेस्ट्रिक्शन अप्लाई कर दी हैं। अब मैंने क्या कर दिया, बार की लेंथ को बढ़ा दिया, डायमीटर को डिक्रीज कर दिया, तो अब थर्मल स्ट्रेस कैसी रहेगी, वही रहेगी बेटा जो आपकी पहले ने कैलकुलेट की है आपने, सेम रहेगी, कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट ऑफ डायमेंशन ऑफ बार है। देख लीजिए डेरिवेशन में कहीं भी आपकी डायमेंशन का जिक्र नहीं है इस बार की। ठीक है, अब चलते हैं थर्ड केस की तरफ, ध्यान दीजिएगा। केस थर्ड क्या कहता है, पार्शियली रेस्ट्रिक्टेड एक्सपेंशन इन वन डायरेक्शन, यानी पार्शियली का मतलब क्या है, आधा, यानी आपने दोनों एक एंड को क्या कर दिया है, रेस्ट्रिक्ट तो कर दिया है, लेकिन एक एंड को बिल्कुल ही फिक्स रखा है, दूसरे एंड को अलाउ कर दिया है कि भाई आप एक्सपेंड हो सकते हैं, इसीलिए इसको फ्लेक्सिबल सपोर्ट बोला जाता है। ये लेंथ ऑफ बार है, ये एंड ए है, ये एंड बी है। एंड ए को तो आपने वहीं रखा रेस्ट्रिक्ट करके, बी को थोड़ा सा अलाउ किया, कितना अलाउ किया, लैम्डा। टेम्परेचर कितना बढ़ाया, T डिग्री सेल्सियस, थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट अल्फा, और आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितना है बेटा, E, कैपिटल E। ठीक है, अब देखिए लैम्डा क्या है, चेंज इन लेंथ ऑफ बार, जो हमने अलाउ किया है, तो वही पहले की तरह डेल्टा एल टोटल क्या रहेगा, थर्मल डिफॉर्मेशन प्लस एक्सियल डिफॉर्मेशन। पहले ये कितना था, 0 था, अब कितना आ जाएगा, लैम्डा के बराबर, ये अलाउ हो सकता है। तो अल्फा टी एल पी एल अपॉन ए इज इक्वल टू लैम्डा। तो जो फाइनल थर्मल स्ट्रेस की वैल्यू निकल के आएगी वो क्या आएगी, डेरिवेशन निकालने के बाद, प्लस माइनस अल्फा टी एल माइनस लैम्डा अपॉन एल मल्टीप्लाई बाय ई। अब देखिए बेटा ध्यान से, अगर हम इसी स्टैंडर्ड डेरिवेशन को याद रख लें तो हमें क्या क्या वैल्यू याद रखने में इजी रहेगा। अगर कंप्लीटली रेस्ट्रिक्टेड एक्सपेंशन है तो यही लैम्डा की वैल्यू 0 हो जाती है, हमने पिछले डेरिवेशन में देखा था। अगर ये लैम्डा की वैल्यू 0 हो जाएगी तो एल से एल कट जाएगा और ई आ जाएगा। तो कंप्लीटली रेस्ट्रिक्टेड एक्सपेंशन में कितनी वैल्यू आ गई मेरी, ये देखिए थर्मल स्ट्रेस की वैल्यू आ गई प्लस माइनस अल्फा टी ई, यही तो निकाली थी पहले। फ्री एक्सपेंशन के केस में क्या रहता है, लैम्डा की वैल्यू कितनी रहती है, अल्फा टी एल रहती है। तो अल्फा टी एल अगर वैल्यू रहेगी मेरी तो क्या रहेगा, इसको यहां पुट कर दीजिए, ये कट जाएगा, 0 हो जाएगा, तो थर्मल स्ट्रेस 0 निकल के आ जाएगी। तो ये वैल्यू है हमारी। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अगला केस जो है वो है थर्मल स्ट्रेस इन कंपाउंड बार, या ये कहें कि ऐसी बार जो सीरीज में रहती हैं उनका हमें क्या निकालना है, थर्मल स्ट्रेस निकालना है। तो ये बार हैं अलग अलग डायमीटर की हैं, ए बी और सी पॉइंट हमने शो कर दिए हैं। ये जो मटेरियल है ये अलग है, ये मटेरियल अलग है, इसीलिए इनकी अल्फा और ई, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट की वैल्यू सेपरेट रहेंगी, अल्फा 1 E1 और अल्फा 2 E2। और टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया है हमने। लेंथ भी इनकी अलग अलग रहेगी, एक की लेंथ रहेगी मेरी L1 और दूसरे की लेंथ रहेगी L2। अब देखिए, तो कंपाउंड बार की जो टोटल डिफॉर्मेशन आएगी वो आएगी दोनों का सम, जो कि 0 रहेगा, क्योंकि हमने क्या कर रखा, कंपाउंड बार को दोनों ही एंड से क्या कर रखा, रेस्ट्रिक्ट कर रखा है, यानी इस डायरेक्शन में इसको रेस्ट्रिक्शन अप्लाई कर रखा है। तो सम ऑफ थर्मल डिफॉर्मेशन सम ऑफ एक्सियल डिफॉर्मेशन के बराबर मिलता है, ऐसा देखा गया। तो अल्फा 1 L1 T ये आ जाएगा मेरा पहली वाली बार के लिए,
ठीक है। और दूसरी वाली बार के लिए थर्मल डिफॉर्मेशन ये अल्फा 2 TL2, और एक्सियल डिफॉर्मेशन कितना आ जाएगा सिग्मा 1 L1 अपॉन E1, और दूसरी वाली के लिए कितना आ जाएगा सिग्मा 2 L2 E2, इस तरीके से। यानी कंपाउंड बार के अंदर ये देखा गया जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, व्हेन द टेम्परेचर ऑफ कंपाउंड बार इंक्रीजेज, ठीक है, जब कंपाउंड बार का टेम्परेचर हमने बढ़ाया तो कंप्रेसिव थर्मल स्ट्रेस मिली। लेकिन किसमें मिली कंप्रेसिव थर्मल स्ट्रेस? चाहे मेरी बार सेम मटेरियल की बनी हो चाहे डिफरेंट मटेरियल की बनी हो, मेरे को क्या मिलती है? कंप्रेसिव स्ट्रेस मिलती है जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं। लेकिन जब हम टेम्परेचर क्या करते हैं? डिक्रीज करते हैं, तो चाहे सेम मटेरियल हो दोनों ही बार का, चाहे डिफरेंट मटेरियल हो, क्या मिलता है? मुझे टेंसाइल स्ट्रेसेस मिलती हैं जब टेम्परेचर डिक्रीज किया जाता है। ठीक है, अब आता है हमारा लास्ट टॉपिक थर्मल स्ट्रेस का। वो क्या है? थर्मल स्ट्रेस इन कंपोजिट बार। अब थर्मल स्ट्रेस इन कंपोजिट बार क्या कहता है? थर्मल स्ट्रेस इन कंपोजिट बार के अंदर बार्स क्या हैं? एक तरीके से पैरेलल में ही कह दें, यानी बाहर वाली कोई ट्यूब है, ट्यूब के अंदर हमने एक बार डाल दी है, ये एक होलो है बाहर वाली, इसको कॉपर ट्यूब बोल दिया, अंदर वाली मेरी स्टील की बार है। ठीक है, तो बाहर वाली जो कॉपर की ट्यूब है उसको 1 से डिनोट किया, उसका थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट है अल्फा 1 और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी E1। अलग अलग मटेरियल है इसलिए दोनों अलग अलग रहेंगे। अल्फा 2 E2 रहेगा स्टील का, T डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर बढ़ाया, और L है मेरी लेंथ ऑफ बार। अब देखिए बेटा, तो थर्मल डिफॉर्मेशन इन सेकंड बार, सेकंड बार मतलब जो अंदर वाली बार है, ये हमने पाया कि इसकी जो डिफॉर्मेशन है वो क्या रहती है? सबसे कम रहती है, और जो एक्चुअल में होनी होती है उससे भी कम, और जो एक्चुअल होती है वो 1 वाले से भी कम रहती है। यानी जो एक्चुअल डिफॉर्मेशन रहेगी वो बाहर वाली और अंदर वाले दोनों के बार के बीच की मिलती है। यानी एक्सियल डिफॉर्मेशन का सम अब इस बार क्या रहता है? अब की बार डिफरेंस ऑफ थर्मल डिफॉर्मेशन मिलता है। इससे पहले हमने क्या देखा था? सम ऑफ एक्सियल डिफॉर्मेशन इज इक्वल टू सम ऑफ थर्मल डिफॉर्मेशन। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि क्या है कि इनकी डिफॉर्मेशन जो है अलग अलग है एक्चुअल डिफॉर्मेशन से भी। ऐसा हो जाता है कि अंदर वाली बार आपकी बाहर की तरफ एक्सपेंड होगी और ये कम एक्सपेंड हुई, तो हम एक एवरेज सा थर्मल एक्सपेंशन लेके और फिर वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं। डेरिवेशन काफ़ी लेंथी है, वो पॉसिबल नहीं है वीडियो के अंदर की काफ़ी डिटेल में स्टडी किया जाए, तो आप इसको ही ध्यान रखें, इससे आपका काम इजीली हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा 1 L अपॉन E1 प्लस सिग्मा 2 L E2 अल्फा 1 TL। अब माइनस का साइन आ जाएगा, बस यही बेसिक डिफरेंस है। बच्चे यही गलती करते हैं, यहाँ माइनस का साइन आएगा, डिफरेंस नहीं आना चाहिए, सम नहीं आना चाहिए। अब देखिए जो इंपॉर्टेंट चीज है, व्हेन द टेम्परेचर ऑफ कंपोजिट बार इंक्रीजेज, जब हम इस कंपोजिट बार का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कंप्रेसिव थर्मल स्ट्रेस देखने को मिलेगी। कौन से वाली बार में? जिस बार का थर्मल कोफिशिएंट, थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट क्या होगा? ज्यादा होगा। और टेंसाइल थर्मल स्ट्रेस देखने को मिलेगी कौन से वाली बार के अंदर? जिसका थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट क्या होगा? लो होगा। और जब हम टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो टेंसाइल थर्मल स्ट्रेस उस मटेरियल में देखने को मिलती है जिसका थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट ज्यादा होता है, और कंप्रेसिव थर्मल स्ट्रेस उस बार में देखने को मिलती है जिसका आपका थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट कम होगा। यानी इसका अपोजिट मिलता है आपको। ठीक है, तो ये था मेरा थर्मल स्ट्रेसेस का। तो आने वाले वीडियोस में हम इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी स्टडी करेंगे, और फिर उसके बाद और इम्पोर्टेंट टॉपिक आने वाले हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक थैंक यू वेरी मच।